हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल को लेके मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मॉक टेस्ट 39 जो है वो लाइव हो चुका है और इसके हम पैसेज 1 और क्लॉज टेस्ट दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सबको ध्यान में हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और क्लॉज टेस्ट सबसे ज़्यादा वेटेज तो खैर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है, ठीक है। उसके बाद क्लॉज टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं और क्योंकि बच्चों को ये दोनों टॉपिक थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, तो इसी वजह से इसकी हम पूरी इन डिटेल प्रैक्टिस यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड until practice doesn't seem practice anymore। यानी कि तब तक मेहनत करते रहो, तब तक हार्ड वर्क करते रहो। मेहनत तो आपको बाद में भी करनी है, पर हार्ड वर्क उसके बाद क्या आ जाता है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। दो कंसेप्ट होते हैं, एक वर्क हार्ड वर्क का और दूसरा है स्मार्ट वर्क का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको हार्ड वर्क करना है। किस लिए करना है? ताकि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, वो पार्ट ऑफ यू बन जाए, ठीक है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क ना करना पड़े। जब वो आपके हैबिट का एक हिस्सा बन जाएगा ना, उसके बाद आप फोकस कर सकते हो स्मार्ट वर्क पे। सीधा कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का, ठीक है। जब तक कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज़ अलार्म लगा रहे हो, लेकिन जब तक वो आपकी प्रैक्टिस जो है कि अरे उठना पड़ेगा, इसकी बजाय बिना अलार्म लगाए, आपने देखो मम्मी वगैरह हमारे कितना सुबह जल्दी उठ जाते हैं बिना अलार्म लगाए, 5 बजे 6 बजे उनका फिक्स हो जाता है, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्या जब वो हमारी एज में थे तब वो ऐसे थे? नहीं, तब वो भी ऐसे नहीं थे, ठीक है। ओवर द टाइम रिपीटेड प्रैक्टिस से उनकी वो हैबिट बन चुका है, उनका वो पार्ट ऑफ देयर नेचर बन चुका है, ठीक है। तो तब तक आप हार्डवर्क करते रहो, जब तक कोई भी चीज़ जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपका नेचर ना बन जाए, पार्ट ऑफ यू ना बन जाए। उसके बाद आप उसके ऊपर स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो आपको एक नेचुरल फ्लो से आएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आरसी है, ठीक है, और हमें पता है कि आरसी में पूरा पैसेज सीधे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमें इतने बड़े पैसेज में से नहीं पता क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ the working of Nobel Prize winner scientist in the field of climate science would help in coping with the issue of climate change। बोल रहे हैं जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जो साइंटिस्ट, उन्होंने जो क्लाइमेट साइंस की फील्ड में काम किया, वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उससे डील करने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे उन साइंटिस्ट का जिक्र आ रहा है जिन्होंने क्लाइमेट साइंस के फील्ड में काम किया है या क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ हेल्प होगी, वहीं पे हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। हाउ द मॉडल विच वॉज आइडेंटिफाइड बाय अ क्लॉज हेजलमैन बाय क्लॉज हेजलमैन विल वर्क टू ट्रीट द रैंडम नॉइज। बोल रहे हैं जो मॉडल जिसको किसने आइडेंटिफाई किया, किसने बनाया है, क्लॉज हेजलमैन ने एक मॉडल बनाया है, ठीक है। उन्होंने एक मॉडल पता लगाया है। तो बोल रहे हैं वो मॉडल कैसे काम करेगा, कैसे किस तरीके से उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या प्रोसेस है जो रैंडम नॉइज को ट्रीट करने के लिए, रैंडम नॉइज को ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए, ठीक है। तो हमें जहाँ पे क्लॉज हेजलमैन की खोज के बारे में बात हो जाएगी, उनके डिस्कवरी की, उनकी इन्वेंशन की बात होगी, ठीक है, वहीं पे हमें इसका आंसर मिलेगा। नाम याद रख लो, क्लॉज हेजलमैन, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ फिजिक्स द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। बोल रहे इनमें से कौन सी फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा पैसेज पढ़ के कि कौन सी फील्ड में प्राइज दिया गया है। अकॉर्डिंग टू स्पीकर व्हेन कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस। बोल रहे स्पीकर के अनुसार कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता कब बढ़ जाती है, कब जटिलता पैदा होती है, ठीक है।
व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है, ओके ये हमें फाइंड आउट करना है। Bringing to close speculation about the winner of physics Nobel Prize this year, बोल रहे हैं जो हमने देखा एकदम करीब से जो अटकलें थी, ठीक है, वो किस बात की कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज जो होंगे इस साल के वो कौन होंगे। द नोबेल कमिटी डिसाइडेड, बोल रहे उन्होंने क्या किया, जो अटकलबाजी थी उसको ख़त्म करते हुए, किस बारे में अटकलबाजी थी, फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर के बारे में कि कौन होंगे। जैसे होता है ना कि मुझे लगता है यार ये होंगे, मुझे लगता है नहीं मुझे लगता है ये होंगे, वैसे सब लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। तो वो सब कब खत्म हो गया, जब द नोबेल कमेटी डिसाइडेड टू अवॉर्ड अ ट्रायो ऑफ रिसर्चर्स, जब उनने एक तिकड़ी, ट्रायो मतलब तीन मेंबर्स की टीम, ठीक है, मतलब 3 लोगों को प्राइज देने का सुनिश्चित किया, ठीक है। 1/2 वेंट टू स्यूकोरू मनाबे ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अब जैसे ये है नोबेल प्राइज़, ठीक है, 3 हिस्सों में, यानी कि ये नोबेल प्राइज़ ऐसे नहीं बांटा जा रहा, बट उसकी जो अमाउंट है सपोज करो 100% अमाउंट है, ठीक है, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो गया किनको, स्यूकोरू मनाबे को, और ये कहाँ के हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस से। दूसरा गया क्लॉज हेजलमैन ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेटेरोलॉजी, ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी, ये जर्मनी से है, ठीक है, और ये मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। एक हिस्सा इनको चला गया। अब इनके बारे में हमारा क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो जहाँ पे इनकी डिस्कवरी के बारे में बात होगी हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर देयर वर्क इन क्लाइमेट साइंस, इन दोनों ने किस में काम किया है, इन दोनों ने क्लाइमेट साइंस की फील्ड में काम किया है, ठीक है। इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रिसर्चर्स हु एस्टिमेटेड द वार्मिंग ऑफ द एटमोसफेयर ड्यू टू गैसेज इन इट, बोल रहे एक बड़ी लंबी लाइन है, लंबी लाइन इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में काम किया है। किस फील्ड में, वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की, किसके फील्ड में, वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ग्लोबल वार्मिंग की, एटमॉस्फेयर में गर्मी हो रही है उस कारणों की, ड्यू टू गैसेज इन, जो ग्लोब के अंदर जो गैसेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पता ही है ना क्या होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इनके ऊपर काम किया है। स्यूकोरू मनाबे's modeling in collaboration with others and over decades is a classic work that showed, बोल रहे जो स्यूकोरू मनाबे का मॉडल है, ठीक है, हर एक का अपना अपना एक अनुमानित तरीका होता है। जैसे अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, a+b का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है, मैं सॉल्व कर रही हूँ a² + b² + 2ab, ठीक है, दूसरा कोई सोल्व कर रहा है a² + 2ab + b², ठीक है, तो अपना अपना सबका तरीका है किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। तो जो उनका मॉडल है किस चीज़ का, ये क्लाइमेट चेंज का, जो उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का बताया है, इन कोलैबोरेशन विद अदर्स, जिसमें और भी उनकी टीम हेल्पफुल थी, मतलब काफ़ी लोगों की टीम थी, एंड ओवर डिकेड्स, और इन्होंने 1-2 साल नहीं, दसों साल, मतलब डेकेड का होता है, 10 का एक डेकेड होता है, ठीक है, तो मतलब उन्होंने कई डेकेड्स तक इसके ऊपर काम किया है। इज़ अ क्लासिक वर्क दैट शोड, और ये बड़ा ही महान ऐतिहासिक कार्य था जिसने दिखाया इवन इन द 1960s दैट द एटमोसफेयर वुड अंडरगो अनदर 2.3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, बोल रहे, और ये कब किया उन्होंने काम, 1960s में, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे भी ये दिखा दिया, लोगों को बता दिया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि हमारा जो ग्लोब है उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है 2.3 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, विद द डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट,
और क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये उन्होंने कितना टाइम पहले 1960s में बता दिया था। उस टाइम पे हो सकता है कि रिसर्च करने के इतने अच्छे साधन भी ना हो, इतने अच्छे डिवाइसेस भी ना हो, लेकिन उस टाइम तक भी इन्होंने ये चीज़ बता दी थी। और हालांकि अकेले नहीं थी, इनकी काफ़ी टीम थी। Klaus Hazelman identified a way of treating the random noise-like variations of the weather. Klaus Hazelman ने क्या किया, उन्होंने पता लगाया एक ऐसे तरीके का जिससे जो रैंडम नॉइज लाइक वेरिएशन होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वेदर में, यानी कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा अभी अगर बारिश का मौसम हो रहा है तो उसमें जो अलग तरीके की आवाज़ें होंगी, वेरिएशंस होंगे, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस होंगे वो, या फिर हो सकता है कि आज धूप है लेकिन हर दिन का कुछ अलग वाइब्रेशन होता होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में उन्होंने पता लगाया और उसको कम करने का, ट्रीट करने का तरीके के बारे में पता लगाया। डिवाइजिंग अ मेथड टू जनरेट यूजफुल सिग्नल्स ऑन द स्केल ऑफ द क्लाइमेट। और एक ऐसा तरीका उन्होंने डिवाइस किया, मतलब तैयार किया, जिससे कि कुछ यूजफुल सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं इन क्लाइमेट के जो वेरिएशंस है ना वेदर में, इसका सहारा लेते हुए हम कुछ यूजफुल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ इंटरेस्ट वॉज द वे दीज मॉडल्स कुड शो द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट। और इन दोनों मॉडल्स में बड़ी ही जो एक हमें लुभाने वाली, जो हमारा इंटरेस्ट पैदा करने वाली जो बातें थी वो क्या थी, वो ये कि किस तरीके से दिखाते हैं कि इंसान की जो, हम ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरीके से हम अपने क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, वो किस तरीके से हम अपने क्लाइमेट के ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ का असर पड़ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आया लोगों को। द अदर हाफ ऑफ द प्राइज टू जॉर्जियो पारिसी फ्रॉम सेपिंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, इटली। और जो तीसरा हिस्सा गया वो किसको गया, जॉर्जिया पारिसी को, ठीक है। और ये कहाँ से है, सेपेंजा यूनिवर्सिटी से है, रोम इटली में, ठीक है। इज फॉर डेवलपिंग अ मेथड टू सेंसिबली स्टडी कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर सिस्टम कॉल्ड स्पिन ग्लासेस, कि बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सूझबूझ से इन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ही अगर जटिल कोई कंडेंस्ड मैटर, कंडेंस्ड क्या होता है, डेंस फॉर्म में, मतलब जिसको घना कर दिया और मैटर है उसको थोड़ा उसका घनत्व जो है चेंज कर दिया और कंडेंस्ड, जैसे मिल्क होता है थोड़ा पतला होता है, वाटरी टाइप होता है, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क होता है गाढ़ा होता है ना। वैसे ही कंडेंस्ड मतलब उस कोई ऐसा मैटर जिसको थोड़ा कंडेंस किया हो, थोड़ा गाढ़ा किया हो, ठीक है, घनत्व उसका बढ़ा दिया गया हो। तो वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा मेथड उन्होंने डेवलप किया जिससे हम बड़े ही सूझबूझ से, समझदारी से कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है स्पिन ग्लासेस, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर सिस्टम को क्या कहा जाता है, स्पिन ग्लासेस। एन आउटस्टैंडिंग फीट इन बोथ मैथमेटिकल एंड फिजिकल इनोवेशन बोल रहे। और ये क्या है, एक बहुत ही बड़ी आउटस्टैंडिंग, मतलब एकदम अद्वितीय जो है जीत है, किस मैदान पे, मैथ्स के और फिजिक्स की इनोवेशन के, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स की फील्ड में या फिर फिजिक्स की फील्ड में इस तरह की इनोवेशन जो हुई है, ये बड़ी ही अद्वितीय जीत है, ठीक है। मतलब इस तरह की कभी पहले हुई नहीं और ना आगे हो पाएगी, ऐसा उनका कहना है। द आइडिया टू ब्रेक व्हाट इज कॉल्ड रेप्लिका सिमेट्री सीन इन अ स्पिन ग्लास, जो बोल रहे हैं, जो इसमें जो इसका जो आइडिया है कि क्या किया जाए कि स्टडी, ब्रेक मतलब तोड़ना नहीं है, ब्रेक मतलब स्टडी करना है, ठीक है। ब्रेक यानी कि डिकोड करना, जैसे कोड होता है तो हम किसी लॉक को ब्रेक करते हैं तो मतलब वो एक होता नहीं था, वो नंबर्स वाला लॉक आता था, अगर उसको ब्रेक करना है मतलब उनको लॉक को, पैटर्न को तोड़ना है, पैटर्न को स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं है, यहाँ का ब्रेक का मतलब है कि आपको उसको डिसाइफर करना है, डिकोड करना है, ओके। व्हाट इज कॉल्ड रेप्लिका सिमेट्री,
एक ऐसी चीज़ को जिसका नाम है रेप्लिका सिमेट्री सीन इन अ स्पिन ग्लास, जो कि स्पिन ग्लास यानी कि कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर सिस्टम में पाई जाती है, इन अ कंसिस्टेंट मैनर विच वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही कंसिस्टेंट मैनर में, सटीक मैनर में इसकी स्टडी की जाए, जो कि इनका कंट्रीब्यूशन था, यानी कि जो इनकी जो मेथड थे उससे हमें पता चला। लेड टू अ मेथड टू स्टडी वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल्स ऑफ द जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसकी वजह से एक ऐसा मेथड निकल कर आया जिससे कि हम बड़ी ही आसानी से एक बड़े ही जटिल क्वेश्चन को, बड़े ही जटिल सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कई लोगों को लाप्लास थ्योरम, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उनको नहीं आती समझ में। ठीक है, लाप्लास के जो फॉर्मूलेज हैं निकालना, अगर उनके बेसिस पे आपको एक बहुत बड़ी कुछ इक्वेशन सॉल्व करने दे दी जाए तो आपको नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए कि इसको ऐसे ऐसे करके हम, या कुछ सेट मेथड बता दिए, स्टेप्स बता दिए, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। वैसा ही इन्होंने एक मेथड निकाल लिया, ठीक है, जिससे बड़ी ही जटिल क्वेश्चन को भी हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हिज वर्क हैज़ हेल्प्ड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। इनके काम से मैथमेटिक्स की कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिली है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ मेमोरी इज स्टोर्ड इन नेटवर्क्स ऑफ नर्व सेल। यानी कि ये तक हमने पता लगा लिया कि जो हमारे दिमाग में नर्व सेल्स जो होती हैं, हमारे दिमाग में होती हैं नर्व सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं। तो नर्व सेल्स के अंदर मेमोरी यानी कि कोई भी हमारी याद है वो किस तरीके से स्टोर होती है। अब जैसे कंप्यूटर है, उसमें 1010 के फॉर्म में स्टोर होती है मेमोरी। ठीक है, सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर में आपका डेटा होता है 1010 बाइनरी की फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही हमारे मेमोरी, जो हमारे दिमाग के जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे सेल्स हैं, उसके अंदर मेमोरी क्या बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, क्या किसी वेव फॉर्म में स्टोर होती है, किस तरीके से स्टोर होती है, ये तक उन्होंने पता लगा लिया। ठीक है, what ties together the seemingly disparate works, the climate science work by Kuro and Hazelman on the one hand and theoretical condensed matter physics work by Parisi। बोल रहे हैं कि अब इन दोनों चीज़ों को जो एक साथ लाती है, जो ये दोनों काम बहुत ही डिफरेंट है, दो ने क्लाइमेट की फील्ड में काम किया है, क्लाइमेट साइंस की फील्ड में, और एक ने फिजिक्स या मैथमेटिक्स की फील्ड में काम किया है। तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे आती हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ ढूंढी उन्होंने कि इन तीनों को एक साथ प्राइज दिया। ठीक है, वो क्या है, इज दैट बोथ डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। वो ये है कि इन दोनों ही खोजों से एक बड़ी ही जटिल जो हमारी प्रणाली थी, फिजिकल सिस्टम था, उसको समझने में आसानी हुई। यानी कि दोनों ने ऐसे मॉडल डेवलप किए जिससे कि उस सिस्टम को आसानी से पढ़ा जा सके। ठीक है, फिजिक्स इज ऑफन थॉट ऑफ एज अ साइंस ऑफ सिंपल सिस्टम्स and it is mostly celebrated and sometimes chided for this। फिजिक्स को हम ऐसी तरीके से जानते हैं कि बहुत सिंपल तरीके, एक ऐसी साइंस है जिसमें हर चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, उसमें सिंपल सिस्टम है, ओम्स लॉ बता दिया। ठीक है, सर्कल में घूमती है तो उसकी ट्रेजेक्टरी का पाथ बताने का इजी तरीका बता दिया। नहीं तो कैलकुलेशंस पहले के ज़माने में करे जा रहे थे, पर कुछ सिंपल रूल्स फॉर्मूलेज लेकर आ गए जिससे बहुत इजी हो गया चीज़ें करना। ठीक है, तो फिजिक्स जो है उसको ऐसा समझाता है कि वो एक इस तरीके की साइंस है जिसमें हर चीज़ को सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, इट इज़ मोस्टली सेलिब्रेटेड, बोल रहे इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, एंड समटाइम्स शाइडेड फॉर द, शाइडेड का मतलब होता है डांटना, यानी कि सबसे ज़्यादा, और कुछ टाइम इसको डांट भी खानी पड़ती है। अब डांटेंगे तो हम फिजिक्स को कैसे डांटेंगे, फिजिक्स कोई पर्सन या कोई लिविंग थिंग थोड़ी है जो उसको हम जाके डांट सकते हैं, नहीं। पर डांटने का मतलब है कि इसका मिसयूज भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इवन रॉकेट साइंस विच इंस्पायर्स ऑल फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड एक्यूरेसी, बोले रॉकेट साइंस
जिसमें बहुत ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन मिलता है, यानी कि विस्मय रूप का इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि वो बड़ा ही भव्य है ना, विशाल है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही सटीक है। इज़ मोस्टली द स्टडी ऑफ सो कॉल्ड सिंपल सिस्टम्स। ये भी एक क्या है, रॉकेट साइंस भी क्या है, वो एक किस्म की स्टडी है सिंपल सिस्टम्स की, यानी कि रॉकेट साइंस। अब पहले हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे विमान को बनाने की, तब कितने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस। अब हम सीधा जाके रॉकेट साइंस पढ़ लेते हैं, कई जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही हलवा है बस बना और खा लिया, आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बट अब उसको पढ़ना इजी हो गया है क्योंकि सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेज व्हेन देयर आर मैनी इंटरैक्टिंग पीसेस इन द सिस्टम। बोलते जटिलता कब होती है, जब बहुत सारे, एक से भी मतलब एक दो नहीं, बहुत ही सारे सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं आप, ये समझ सकते हैं कि सपोज करो कि एक कोई डिवाइस है जिसमें पंखा भी लगना है, जिसमें हीटर भी लगना है, जिसमें गैस का चूल्हा भी लगना है, सब कुछ लगना है। ठीक है। तो वो कितना जटिल हो जाएगा, क्योंकि पंखे से गैस बुझ जाएगी, गैस बुझ जाएगी तो गर्मी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी तो जो हीटर लगना है वो ऑटोमेटिकली गर्म कर रहा है, और गैस बुझ जाएगी तो वो हीटर गर्म कर रहा है, वो ठंडा कर देगा, जबकि हमें गर्माहट भी चाहिए और एक साइड पे ठंडक भी चाहिए। ठीक है। तो अब इतना सब कुछ करना है एक साथ में, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। The deceptively easy looking problem of water rushing out of a tap is notoriously difficult to understand as to when it makes a transition। बोल रहे जो बड़ा ही easy, बड़ा ही एकदम एकदम अगर हम देखें तो हमें भ्रम होता है कि बड़ा easy चीज़ है ये, क्या, पानी, जो नल से पानी आ रहा है। ठीक है। ये रहा हमारा टैप। ठीक है। इससे जो पानी आ रहा है ये बड़ा ही, हमें लगता है कि कितना इजी सा काम है, बस यहाँ से पानी ही तो आ रहा है, नल ऊपर से टैप खोलना है, बस पानी आ जाएगा। ठीक है। फिर टैप बंद कर दो जब आपकी ज़रूरत ख़त्म होगी तो। ठीक है। लेकिन ये भी बड़ा ही एक क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट काम हो सकता है अंडरस्टैंड करने में। क्यों, कब, जब एक सिंपल सी स्ट्रीम लाइन है कि बड़ा ही निर्मल सा जो प्रवाह हो रहा था पानी का, वो एकदम तीव्र हो जाता है ऐसे ऐसे भड़चड़ भड़चड़ करके। देखा होगा कभी आप नल चला रहे हैं, बड़ा ही बारीक सा पानी आ रहा है, सॉफ्ट सा पानी आ रहा है, और जैसे हल्का सा कुछ हाथ लग गया, वो इतनी स्पीड से आता है कि सारे इधर उधर स्प्रिंकल हो जाता है, गिर जाता है, सारा इधर उधर फैल जाता है। ठीक है। और मम्मा गुस्सा करते हैं कि मैंने अभी पोछा लगाया था, तुमने कैसे गंदा कर दिया, पानी गिरा दिया, है ना। तो वो चीज़ समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। The Nobel winners this year have handled such complex systems and developed tools to get meaningful quantitative results out of them। जो बोल रहे इस साल के जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उन्होंने बड़ी ही जटिल जो समस्याएं थी, जटिल जो सिस्टम थे, उनको इस तरीके से हैंडल किया है, और उसमें नए नए बड़े ही मीनिंगफुल, यानी कि बड़े ही अच्छे और बड़े ही सटीक उन्होंने टूल्स डेवलप किए, यानी कि मेथड्स डेवलप किए, मॉडल्स डेवलप किए हैं, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ देम। ऐसे मॉडल्स डेवलप किए, ऐसे मेथड डेवलप किए जिससे कि हम एक बड़ा ही सही, मीनिंगफुल और क्वांटिटेटिव रिजल्ट मतलब कि निश्चित रिजल्ट एक ला सकें। ठीक है। उनमें से निकाल सकें। Notable in this is the climate scientists' work, which makes it obvious where science stands on the issue of global warming। बोल रहे, और इसमें ही बड़ा ही एक गौर करने वाला जो काम है वो ये है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट का जो काम था, यानी कि जिन्होंने क्लाइमेट साइंस की फील्ड में काम किया था, उन साइंटिस्ट का जो काम था वो बड़ा ही गौर करने वाला है, क्योंकि ये बड़ा ही स्पष्ट कर देता है कि साइंस जो है वो किस तरफ खड़ी है ग्लोबल वार्मिंग के इशू पर। यानी कि जो भी साइंटिस्ट हैं उनका क्या नज़रिया है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ओके। विच मेक्स एंड एस्टिमेट्स द ह्यूमन फिंगरप्रिंट ऑन क्लाइमेट चेंज।
और इंसान ह्यूमन फिंगरप्रिंट, अब ये नहीं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स वो चेक करने लगे हैं, नहीं, ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स मतलब हमारा कितना हाथ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसके ऊपर सटीक जानकारी, एक अनुमान लगाने में वो मदद कर रहे हैं, ठीक है। विद द COP26 summit drawing close, the Nobel Committee's decision only underscores the need to take this into account. पूरे जब हमारा COP26 समिट एकदम अपने क्लोजर पे आ रहा है, अब COP26 ग्लासगो में हुआ था, हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था पहले, ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। तो बोल रहे हैं वो समिट अब बंद होने, मतलब ख़त्म होने पर आ रहा है, तब नोबेल कमेटी का जो ये डिसीजन है वो सिर्फ एक बात के ऊपर इशारा करता है कि हमें इस बात को भी, COP26 में क्या था, ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न है, ठीक है, हमें अपना जो पोल्यूशन कंटेंट है वो नीचे लेकर आना है, ज़ीरो एमिशन तक लेकर आना है, ये इनके जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके आगे बुनियादी चीज़ें की जा रही हैं कि हम अब इसको कैसे आगे फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है वो इसको अकाउंट में लिया है, यानी कि क्लाइमेट चेंज में जिन्होंने काम किया है उनको भी अकाउंट में लिया है, यानी कि उनको भी प्राइज देने के हकदार की लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे पूरा का पूरा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। हाउ the working of Nobel Prize winner scientists in the field of climate science would help in coping with the issue climate change। बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट साइंटिस्ट का काम था वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इशू पे काम करने में मतलब मदद करेगा हमें। Their work will estimate the warming of the atmosphere due to gases in it। बोल रहे क्योंकि उनके काम से हमें ये पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी वजह से कितनी वार्मिंग हुई है, ठीक है, या कब हो सकती है। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी अगर पता चल जाएगा तो। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो बोल रहे हैं कि इतनी वार्मिंग हो सकती है तो हम अपनी गैसेस कम कर देंगे। कैसे करेंगे गैसेस कम? हमारी इंडस्ट्री तो चलती रहेंगी, हमारी गाड़ियाँ तो चलेंगी। इट विल हेल्प in devising a method to generate useful signals on the scale of climate change of the climate। बोल रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का एक मेथड बनाने में मदद मिलेगी जिससे कि हम यूज़फुल सिग्नल्स भेज सकें। ये जो स्केल है क्लाइमेट की, हमने पढ़ा था ना कि वाइब्रेशन होते हैं वेदर में, ठीक है, उन वाइब्रेशंस का यूज़ करके हम यूज़फुल सिग्नल भेज सकते हैं। पर इससे क्लाइमेट चेंज में क्या मदद मिलेगी? इससे तो कोई मदद नहीं मिल रही। Their work will make clear where the science stands on the issue of global warming and estimates the human fingerprint on climate change। बोले उनका जो काम है उसने क्लियर कर दिया कि जो साइंटिस्ट हैं, कोई भी साइंटिस्ट हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर किस तरफ खड़े हैं, ठीक है, कि क्या वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नहीं हो रही है तो किस एक्सटेंट तक हो रही है, उसके लिए क्या काम करना चाहिए, नया चीज़ क्या हम आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो इस तरफ काम कर रहे हैं? तो उनका स्टैंड क्लियर हो गया, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, इंसान की जो हमारी जो इंटरफेरेंस है उसका कितना हाथ है क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं। टू डेवलप अ मेथड टू सेंसिबली स्टडी कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर सिस्टम, कि वो कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर सिस्टम को पढ़ने के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा मेथड बना पाएंगे। तो उससे भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जो साइंटिस्ट का स्टैंड क्लियर हो गया कि वो लोग भी इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो इससे क्लाइमेट चेंज को मदद मिल सकती है। क्योंकि अगर साइंटिस्ट काम करेंगे क्लाइमेट चेंज की तरफ, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो कुछ नया खोजने के लिए लेकर आएंगे कि हम हो सकता है कि हम गैसेस का प्रोडक्शन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कम कर सकें, या फिर हम कार्बन एफिशिएंट फ्यूल लेकर आ सकें जिसमें मतलब कार्बन जो है वो कम जले, ऐसा कुछ लेकर आ सके, ठीक है। तो साइंटिस्ट अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी आगे कुछ नई डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। How the model which was identified by Klaus Hazelman
विल वर्क टू ट्रीट द रैंडम नॉइज। बोल रहे वो कैसे काम करेगा रैंडम नॉइज को कम करने में, ट्रीट करने में। कि हमने पढ़ा था कि वो क्या करेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट दिखा देगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उन जो वाइब्रेशंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं कुछ सिग्नल्स भेजने के लिए। इट विल हेल्प टू स्टोर द मेमोरी इन द नेटवर्क्स ऑफ नर्व सेल। बोल रहे हमारे दिमाग में जो है वो मेमोरी स्टोर करने में काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। बाय शोइंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज, बोल रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या असर पड़ा है, ये वो दिखा देगा अच्छे से क्लियरली। ठीक है, तो वो क्लियरली दिखा देगा तो हम उस हिसाब से अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की या फिर ऑल्टरनेट लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। टू स्टडी वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल्स ऑफ जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बोल रहे क्योंकि उन्होंने बड़ा ही जटिल जो एक सिस्टम था उसको पढ़ने का एक सिंपल तरीका ढूंढ निकाला है। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से वो रैंडम नॉइज को हेल्प करेगा, मतलब ठीक कर देगा। टू इंस्पायर ऑ फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड एक्यूरेसी, पर ये तो रॉकेट साइंस की बात थी, है ना, कि रॉकेट साइंस इंस्पायर ऑ फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी टू स्टडी ऑप्शन बी बाय शोइंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द क्लाइमेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In which of the following field of physics the Nobel Prize is awarded? Complex system identification, इसमें मिला है नोबेल प्राइज? नहीं। नर्व सेल डेवलपमेंट? नहीं, नर्व सेल डेवलपमेंट में भी नहीं ना मिला। थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में। ठीक है, तो 3 इज करेक्ट। क्लाइमेट साइंस एफएमआर, ठीक है, क्लाइमेट साइंस की फील्ड में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है? डी, ऑप्शन डी 3 and 4 आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू स्पीकर व्हेन कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस, बोल रहे स्पीकर के अनुसार कॉम्प्लेक्सिटी कब आ जाती है? कब आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी? जब बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हो एक साथ, तब आती है। ठीक है, तो देखते हैं। When there are many interacting pieces in the system with each moving in an independent way, बोल रहे जब बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट कर रही होती हैं एक साथ, ठीक है, और वो भी ऐसी चीज़ें जिनका इंडिविजुअल अपना एक काम है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि फ़ैन भी लगा है, गैस भी लगे हुए हैं, एसी भी लगा हुआ है, हीटर भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। तो अब एसी का अपना काम है ठंडा करने का, फ़ैन का अपना काम है हवा देने का, ठीक है, जो गैस है उसका काम है आग जलाने का, हीटर का काम है गर्म करने का। अब अगर एक ही जगह पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो हवा जो है वो फ़ैन की और एसी की, फ़ैन की हवा जो है वो गैस को बुझा देगी, जो एसी की ठंडक है वो हीटर की गर्मी को कम कर देगी, तो सारा कुछ नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें क्या है, बड़ी जटिल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब कैसी टोन है इस पैसेज की? हमने पूरे पैसेज में पढ़ा कि वो तारीफ ही कर रहे हैं कि अच्छा काम किया है, नोबेल कमेटी ने भी अच्छा काम किया है, नोबेल प्राइज़ कमेटी ने भी अच्छा काम किया है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनने भी बड़ा अच्छा काम किया है, यानी कि वो प्रेज कर रहे थे, है ना। तो हमें सीधा ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है प्रेजिंग, यानी कि वो प्रेजिंग उनका था नज़रिया कि वो सब चीज़ों को, सबके काम को सराह रहे थे, प्रेज कर रहे थे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए, इस टाइम पे लास्ट टाइम है, लास्ट के दिन है। अब कोई भी अपनी प्रैक्टिस में चेंजेस मत करिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो।
बस प्रैक्टिस ही आपको अब पार लगाने वाली है। ओके, और आई एम होपिंग कि सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। एंड जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं ज़रूर हमें बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।